तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास बीपीएससी टीआरई 4 यानी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित एससीईआरटी और एनसीईआरटी की फुल क्लास होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे जीएस जीके से संपूर्ण यहाँ पे मैराथन के बारे में और साथ में बिहार के समान अध्ययन। तो चलिए पहले शुरू करते हैं बिहार के इतिहास से, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास आज की। ये क्लास आपकी एससीईआरटी बेस पर आधारित तीसरी क्लास है, फर्स्ट सेकेंड और ये तीसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितनी भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोग पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आज की क्लास बेहतर लगे तो एक बार सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बिहार के इतिहास के बारे में। तो इतिहास के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्राचीन बिहार के बारे में, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश और इसके अंतर्गत लास्ट में पढ़ना हमको है बौद्ध एवं जैन धर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन बिहार के कुछ स्रोत के बारे में कि आखिर इसका उदय कहाँ से हुआ है और किस प्रकार से हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से हुआ है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। पहला जो आता है हमारा यहाँ पे पुरातात्विक एवं साहित्यिक, यानी पुरातात्विक यानी इतिहास के बारे में, इसके बिहार के बारे में क्या जानकारियां मिली है, और साहित्यिक साहित्य में क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरातात्विक से। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है ये जान लेते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ से आपके 2 नंबर फिक्स हैं टीआरई 4 के लिए। याद रखिएगा टीआरई 4 के लिए आपके यहाँ पे 2 नंबर फिक्स है। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा यहाँ पे पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद यानी सारण, चेचर, वैशाली, मंगेर यानी पटना एवं सोनपुर सारण से ताम्र प्रस्तर प्रस्तुत और यहाँ पे मृदभांड प्राप्त हुए हैं। जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे मौर्यकालीन में अभिलेखों में हमें कुछ प्राप्त हुआ है, जो कि हमें प्राप्त हुआ है अररिया, नंदगढ़ और लौरिया, अररिया यहाँ पे अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जो कि हमारा पुरातात्विक से संबंधित है बिहार के उदय से। जिसके अंतर्गत कुछ और यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो कि आपको इंपॉर्टेंट लग सकते हैं। बराबर की यहाँ पे कह रहा कि बराबर की गुफाएं जैसे कि राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत के बारे में जो बिहार के उद्गम के लिए बताता है, तो हमारा सबसे पहले आता है रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घकाय निकाय, विनय या फिर पीटक, जैन और इसकी रचनाएं कुछ हैं, भागवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे कि मेगास्थनीज जो कि इंडिका पुस्तक में दिया गया है, फाहियान, इतिस हिंसांग की यात्रा में विवरण यहाँ पे दिया गया है। अगर कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य के सार्थक यहाँ पे अर्थशास्त्र एवं यहाँ पे स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इतना याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो साहित्यिक स्रोत है रामायण में मिलता है बिहार का स्रोत, यहाँ पे महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, इन सभी में आपके बिहार की को यहाँ पे के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगर हम पाषाण काल के बारे में बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाषाण काल के अंतर्गत आता है पूरा पाषाण काल। इसकी इस काल के में मानव आकेठक एवं खाद्य सामग्री यहाँ पे संग्राहक था। यानी जो क्या था पूरा पाषाण काल में मानव जो था ये क्या करता था, आखेट करता था यानी शिकार करता था, और खाद्य संग्राहक था यानी उसे जुटाता था यानी खाने वाली चीजों वस्तुओं को। अगर वहीं पर बात किया जाए दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर की कुल्हाड़ी और यहाँ पे चाकू, खुरपी इत्यादि प्राप्त हुई है। इससे ये पता चलता है कि बिहार में कितना विकसित जो प्रदेश था उस समय। मध्य पाषाण काल की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो इसके अंतर्गत क्या आता है, इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। याद रखिएगा जो यहाँ पे मध्य पाषाण काल है इसमें जो मानव था वो आखेट भी करना जानता था, खाद्य संग्रहण भी करना जानता था, पशुपालन भी करना जानता था, और मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। याद रखिएगा जो मानव है वो सबसे पहले पालतू जानवर को बनाया था वो था कुत्ता। अगर वहीं पे दक्षिण बिहार के मुंगेर की बात करें तो यहाँ छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए थे, और ये अवशेष लगभग यहाँ पे 40,000 से यहाँ पे 1,10,000 यहाँ पे 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के अंतर्गत आते हैं। अगर वहीं पे नवपाषाण काल की बात किया जाए, नवपाषाण काल की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत क्या आता है, इस काल में मानव खाद्य उत्पादक यानी खाद्य यानी जो भी भोजन है उसका उत्पादन करने के लिए जाना जाता था, और मानव बस्तियां और निवास करने के लिए भी जाना जाता था। यानी इस नवपाषाण काल में मानव जो था खेती करना भी जान गया था,
साथ में अपने समूह में रहना भी सीख गया था, यानी वस्तुओं में निवास करना सीख गया था। अगर वहीं पे नेक्स्ट हम बात करें तो नवपाषाण काल में अवशेष बिहार के मैदानी यहाँ पे भागों में से प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे बिहार के मैदानी भागों से ये अवशेष सभी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट करा कि चिराद, याद रखिएगा चिराद सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, याद रखिएगा जो यहाँ पे आपका चिराद है सारण में संबंधित है, चेचर जो है वैशाली से संबंधित है, मनेर जो है पटना से संबंधित है, और अनुवार जो सनुवार जो है यहाँ पे रोहतास से यहाँ पे पत्थर एवं यहाँ पे करा के हड्डियों के कुछ औजार प्राप्त हुए थे, इन जगहों से प्राप्त हुए थे। अगर वहीं पे अगर बात किया जाए यहाँ पे कैमूर से, कैमूर की पहाड़ियों में नवादा और जमुई की गुफा में कुछ चित्र प्राप्त हुए थे जो कि बिहार के अस्तित्व को बताता है। अगर वहीं पे नेक्स्ट बात किया जाए तो ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के लगते हैं। ताम्र पसार काल, ताम्र जिसमें तांबे की यहाँ पे प्रयोग करना मानव सीख गया था, इसमें चिराद यानी सोनपुर, ताराहिड्डी, चेचर, मंगेर, सनुआर आदि ताम्र पसार काल के अवशेष मिले थे। इन जगहों पे ताम्र पसार काल के अवशेष मिले थे बिहार के। अगर नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाती है, इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र का उपयोग प्रमाण मिले हैं, यानी ताम्र का उपयोग करने का यहाँ पे प्रमाण मिला है कि इस काल में जो है आपके तांबे का प्रयोग किया गया था। अगर वहीं पे नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के पहले के थे। अगर नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हमारा यहाँ पे वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत कौन कौन सा यहाँ पे आती है सभ्यताएं और कौन कौन सी चीज प्राप्त हुई है। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक काल यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। जो वैदिक काल है यानी वैदिक का मतलब ये होता है वेदों पर आधारित, और ये जो है सभ्यता आपके इतिहास वेदों में आधारित है, इस पे आधारित है। अगर वैदिक सभ्यता के दो वर्गों के विभाजित किया जाए यानी वैदिक जो सभ्यता है इसको दो विभागों में विभाजित किया जाए तो पहला आता है कि पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। अगर वहीं पे दूसरी बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के लगभग था। अगर वहीं पे अगर बात किया जाए पूर्व वैदिक काल, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। पूर्व वैदिक काल आप लोगों ने जाना कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के वेद में आया था। यहाँ पे ऋग्वेद सभ्यता के विस्तार का बिहार क्षेत्र में नहीं, याद रखिएगा जो यहाँ पे पूर्व वैदिक है इसमें ऋग्वेद सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं हुआ था। अगर वहीं पे बात किया जाए उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार जो था यहाँ पे गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ था। अगर उत्तर वैदिक की बात किया जाए तो गंडक नदी है इस पे बिहार यहाँ पे आर्यों का यहाँ पे क्या हुआ था क्षेत्र पर निवास हुआ था, लेकिन पूर्व वैदिक काल में ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार जो था ये बिहार क्षेत्र में नहीं था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के प्रथम चर्चा शपथ यहाँ पे ब्रह्मांड जो था लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा यहाँ पे विधेय के रूप में की गई है जो कि यहाँ पे तिरहुत मिथिला क्षेत्र से दर्शाया गया है। याद रखिएगा जो बिहार क्षेत्र है इसको आप बिहार की चर्चा जो है विधेय के रूप में की गई थी उस समय में, जो कि तिरहुत और यहाँ पे मिथिला के क्षेत्र से प्रदर्शित किया गया था। तो नेक्स्ट हमारा बनता है कि ऋग्वेद में बिहार की कीकट एवं व्रात्य शब्द को संबोधित किया गया है। वो यहाँ पे करा कि 12 पुराण में कीटक को अपवित्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। अगर वहीं पे महाजनपद काल की बात किया जाए तो महाजनपद काल कौन कौन से थे, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की निकाय पे जानकारी मिलती है। जो 16 यहाँ पे महाजनपद थे उनमें 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र जो था बिहार में था। जो तीनों थे वो कौन कौन से हैं, तो पहला जो था हमारा वज्जी लिच्छवी यानी वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र था। दूसरा है मगध जिसके अंतर्गत आता है पटना गया नालंदा क्षेत्र। अगर अंग की बात किया जाए तो भागलपुर मुंगेर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। महाजनपदों में 3 यहाँ पे जो महाजनपद का विस्तार हुआ था वो बिहार से ही हुआ था 16 महाजनपदों में। वज्जी संघ महाजनपद की अगर बारे में हम जान लें तो ये जो होता है वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ है जो यहाँ पे अट्ठकुल था। वज्जी लिच्छवी ज्ञातिक्य विदेह उग्र भोग कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी को राजधानी वैशाली थी। याद रखिएगा जो लिच्छवी थी उसकी राजधानी उस समय वैशाली थी। वैशाली नगर का स्थापना विशाल ने की थी। वैशाली नगर की जो स्थापना थी उसे विशाल ने किया था। अगर वहीं पे बात किया जाए लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह एवं कुंडग्राम में ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें जाए वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा, विश्व के प्रथम गणतंत्र की अगर संज्ञा दी गई है किसी को तो याद रखिएगा लिच्छवी और यहाँ पे वज्जी संघ को दी गई है। मगध यहाँ पे जनपद की बात किया जाए, मगध महाजनपद की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत क्या आता है थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब करके ही जाइएगा आज की क्लास के लिए। लास्ट में आप लोगों के लिए प्रश्न रखे गए हैं, उसका उत्तर आप लोग देकर ही जाइएगा। तो यहाँ पे करा मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी यहाँ पे गिरिव्रज राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जो 5 पहाड़ियां थी वो कौन कौन सी थी आगे हम जानेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट जानते हैं, मगध का विस्तार मुख्यतः पटना और गया क्षेत्र में हुआ है। अगर हम बात करें मगध की तो मगध एवं यहाँ पे अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम यहाँ पे अर्थवेद में मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अंग। यहाँ पे अंग जनपद क्या होता है, महाजनपद क्या होता है। ये जो होता है अंग महाजनपद का विस्तार जो है भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में हुआ है। अंग महाजनपद की राजधानी जो थी उस समय चंपा थी। अगर वहीं पर बात किया जाए अंग के अंतिम शासक जो थे यहाँ पे बृहदत्त को हराकर मगध का शासक यहाँ पे बिंदुसार अंग को यहाँ पे मगध की जो राजगद्दी थी वो मिला था। अगर मगध की उत्कर्ष एवं उसके राजवंशों की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत आता है हमारा यहाँ पे मगध की स्थापना यहाँ पे करा है बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त का पुत्र जरासंध संध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अगर वही बात किया जाए जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। अगर मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक सुरक्षित क्षेत्र था। अगर मगध की उर्वरक भूमि, नदियों उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र इसे माना जाता था। अगर बृहद वंश का अंतिम शासक कौन था तो याद रखिएगा बृहद वंश का जो अंतिम शासक था यहाँ पे कह रहा कि रिपुंजय था। अगर हर्यक वंश की बात किया जाए, आज की टॉपिक्स लास्ट चल रही है हमारी, हर्यक वंश की बात किया जाए तो 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व से ये चला था और इसके अंतर्गत आता है इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक यहाँ पे संस्थापक माना जाता है। अगर वही बात किया जाए बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को यहाँ पे कहा है कि प्रशय दिया था। उसकी पहली पत्नी कौशली देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। अगर वही बात किया जाए कि उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी। चेलना छिल्वी के राजा चेटक की पुत्री थी। और यहाँ पे अगर बात किया तीसरी पत्नी जो कि क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अनविन के शासक चंग प्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाया था। नेक्स्ट हमारा करा कि बिंबिसार ने यहाँ पे करा कि चंड प्रकोप के उपचार के लिए, याद देखिएगा चंड प्रकोप के उपचार के लिए अपने राजवैक जीवन को भेजा था। और बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजात शत्रु ने की थी। अजात शत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व में बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना था। इसका वास्तविक नाम था आपका कुड़िक था। अगर आगे बात करें हम लोग बिंबिसार के बारे में तो बिंबिसार एवं को यहाँ पे कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा यहाँ पे प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया था। जिस कारण से यहाँ पे प्रसेनजीत का संघर्ष अजात शत्रु से हुआ था। अंत में अजात शत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी का अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो ये थी आज की आपके SCERT पर आधारित यहाँ पे बिहार के कुछ यहाँ पे वास्तविक और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे प्राचीन बिहार का इतिहास के। तो अगली क्लास आप लोगों की जल्द ही लाई जाएगी जो कि आपके TRE 4 से संबंधित होंगे या CERT NCERT पर आधारित होंगे। तो कंप्यूटर की भी क्लास जल्द ही चलाई जाएंगी। तो अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आपके पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगली क्लास में।